माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आज के विभिन्न प्रकल्प है जिनका उनके कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ है उसके विषय में संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, वैसे तो अच्छा होता एक एक पोर्टल के साथ विषय में बताता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूंकि सारे एक साथ लॉन्च हो गए हैं तो इसमें एक एक की जो जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है। और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये एक संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो उस नाते से जैसे एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हजार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 3-4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ की कितनी डिमांड आएगी। आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया है ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो पोर्टल है जिसकी हाँ, तो इसका ब्रोशर रिलीज करना है, तो फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। और भी है कि एक ही ब्रोशर है? नहीं, और किसी तो उसका तो नहीं है, सारे इकट्ठे करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसका एक ब्रोशर भी बना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी योजना ये लोगों को ध्यान में आ सके। दूसरा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया है वो है नो लिटिगेशन पॉलिसी, और वो भी एक विशेष क्षेत्र के लिए है। जैसे पिछले दिनों में अपने को मालूम होगा कि कासन की जो जमीन, उसका एक विवाद बहुत पुराना, मेरा ख्याल 2000, ये अधिग्रहण की सूचना इसकी कब की गई थी? 2011 में की गई थी, लेकिन लिटिगेशन चलते चलते और इस समय तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। अब लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बना करके और इनको ये जमीन जो अधिग्रहण है वो तो फाइनल हो गया था, लेकिन
आंदोलन भी था और हमें भी लगा कि उस समय के रेट्स 2011 के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है। उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सके। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपए पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा। और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था जो हमारा कलेक्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा। और बाद में उस प्लॉट को वो बेच भी बेचेंगे जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफी महंगे हैं प्लॉट और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल्स में, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा, अगर उनका हिस्सा कम ज्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। अगर उनका प्लॉट कम बनता है, प्लॉट पूरा उनको लेना है साइज का, तो वो 10% उसका पैसा और दे देगा। अगर उनका प्लॉट ज्यादा बनता है, शेयर प्लॉट छोटा है, तो उसका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा उसका भी एक सिस्टम बनाया ताकि उनको कठिनाई न आए। 33 वर्ष के लिए उनको प्रति एकड़ 21,000 रुपया जो वार्षिक एक भुगतान दिया जाता है, उसको शब्द एन्युटी, तो एन्युटी के 33 साल तक वो उसके भी हकदार होंगे, प्रति एकड़ 21,000 रुपया। तो ऐसी कुछ जो चीजें हैं उसमें हमें उसको सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो प्लॉट नहीं लेना चाहता उनको सर्टिफिकेट है। सर, शुरू में तो सभी को एक लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट के 2 साल बाद क्योंकि जब क्षेत्र विकसित हो जाएगा तब मिलेगा। उससे पहले अभी तुरंत उसको जैसे वो ऑप्ट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट भी बेच सकेगा, किसी को भी वो हस्तांतरण कर सकता है। जो भी कीमत वो बेचना चाहे बेच सकता है। फिर जिसके पास वो सर्टिफिकेट जाएगा वो उसका आगे हकदार हो जाएगा उस प्लॉट का। ये तो अभी जैसे ही लॉन्च करेंगे उसके विद इन अ मंथ उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे अपने क्वेश्चन लिख लें, हर एक सभी, क्योंकि 6-7 पोर्टल हैं तो उसका समय लग जाएगा। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना। उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के, किसी भी परिवार के सदस्य के
जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है, वो बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है, इससे ज्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है। आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं। और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडर इसी में कराएंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5 लाख के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको दिया जाएगा। तो आज ऐसे 563 लाभ पात्रों को ये जो हमने पहले एक बार दी है उसके समेत है, हमने दी थी अबाउट 2-1 महीने पहले, उस समय 250 के आसपास के दिए थे लाभ। और ये तो आज का है, ये आज का है और है उसके बाद। तो इस पोर्टल के साथ हमने 200 कुछ पहले दिए हैं और 563 लाभ पात्रों को आज 21 करोड़ 38 लाख ये राशि जो है आज इसमें अब इस पोर्टल के साथ ही वो रिलीज कर दी गई है। उनके बैंक्स में ये सब चली जाएगी। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जोड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जो जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको बारो डाउनलोड नहीं उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था। आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं उपयोग करना है तो वो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो एससी है, बीसी है, डीएनटी है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने इसमें जोड़ा है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोएक्टिव मोड में अब 60 साल का व्यक्ति होता है तो
कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी साइन करा करके लेके आता है और उसके विदिन ए मंथ उसकी जो ओल्ड एज पेंशन है मंजूर होकर के और उसके घर पहुंचने शुरू हो जाती है। 1,07,000 वृद्धजनों का और 13,000 दिव्यांगजनों का घर बैठे पेंशन का प्रावधान ये मतलब हम दी जा चुकी है अभी तक। तो एक बड़ी सेवा और ये लोगों की हुई है। इसी प्रकार पिछले 2011 के बाद राशन कार्ड हमारे इससे पहले कब बने थे? 2011 का जो डाटा SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में एक बात का जरूर बनते रहे होंगे जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे। ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है बीपीएल लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के अब 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40 लाख लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना फैमिली आईडी बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता। थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली आईडी में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी पीपीपी के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयां ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियां, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे ताकि वो जल्दी ठीक कर सकें। एक पोर्टल हमने अभी लॉन्च किया है, वो है ई-रवन्ना पोर्टल जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा खनिज के यानी माइंस के। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई-रवन्ना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियां को चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं। सो मेनी थिंग्स, उन सबको ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई-रवन्ना का एक नया जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई-रवन्ना खत्म करके नया ई-रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई-रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है। वो चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग ये बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज इससे किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज, अनुबंध, खनिज डीलर, क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं,
और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है भरती है तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी। अंतर तो यही है कि पहले कुछ चीजों की, जैसे मैंने बताया, लीकेज हो जाती थी, वर्जन जो था वो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं था और कई चीजें ऐसी हैं कि डुप्लीकेट भी उसमें हमें पाई गई हैं। एक हीरो के ऊपर 1 से 2 बार भी ट्रक जाते हुए ऐसे पकड़े गए हैं और ऐसी कुछ कमियां जो ध्यान में आती थी उन सबको दूर करते हुए एक नया वर्जन और ये किया है। पारदर्शिता और अधिक आई है और उसमें फील्ड के अधिकारी हों या राज्य स्तर के यहाँ अधिकारी हों या फिर दूसरे उपयोगकर्ता हैं, उन सबको इससे एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और उसकी जानकारी हम पब्लिक ओपन भी कराएंगे। क्या सर? हाँ, आप बताएं। जो पहले से अब जो चेंजेस है वो ये है कि अब पहले क्या होता था कि जो कांटे की एंट्री मैनुअली होती, अब कांटे में जब भी जाएगा वो ऑटोमेटिकली वेट फिट होगा, किसी को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैनुअल एंट्री के कारण जो गलत ई रवाना कट जाता था उसकी अभी गुंजाइश खत्म हुई। दूसरा ये है कि अब मटेरियल बैलेंस का मतलब खान से कितने निकला, क्रशर पे कितना गया, क्रशर से आगे जीएसटी के माध्यम से कितना आगे हुआ, इन सबकी चेक की। क्योंकि अगर मटेरियल बैलेंस अगर रखते हैं, अगर पत्थर निकलता है और उसकी क्रशिंग होती है तो उसको एक बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कमी है, तो वो इमीडिएटली पकड़ में आ जाएगी कि अगर इलीगल माइनिंग करते हैं कोई या इलीगल सेल होता है वो जीएसटी में आ जाती है, फिर यहाँ पकड़ में आ जाएगी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। तीसरा विषय इसमें यह है कि पहले रेवेन्यू सिस्टम इसके साथ लिंक नहीं था, यानी उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस कब हुई, माइनिंग प्लान अप्रूवल कब हुई, कब उसकी पेमेंट ड्यू है, कितनी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट को अब पेमेंट के लिए अगर ड्यू पड़ती है 15 तारीख को तो 15 दिन पहले नोटिस चली जाएगी कि आपका ड्यू है, 15 दिन में पेमेंट करना है। और अगर डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट के ग्रेस पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली ये रवाना बंद हो जाएगी, इसमें मैन्युअल इंटरवेंशन कोई नहीं रहेगी। तो ये रेवेन्यू सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ा है। तो मुख्यतः ये 3 या 4 विषय में चाहिए। इसी प्रकार एक पोर्टल वो आपको ध्यान में आया होगा, वो है ई भूमि पोर्टल। जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सिस्टम जमीनों को अधिग्रहण करने का, एक्वायर करने का पिछले वर्षों में ये चलता रहा है। उसमें कई प्रकार के विवाद ये सब आए हैं, बहुत से लोग उसके अंदर फंसते भी रहे हैं। हमने आते ही घोषणा की थी कि हम 1 भी इंच भूमि अधिग्रहण इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे पहले होती रही है। बहुत कहीं आवश्यक है, लीनियर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम है या कोई रेलवे का काम है अथवा नेशनल हाईवे का है, वहां भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। अन्यथा हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक चंक ऑफ लैंड इकट्ठा चाहिए तो वो लोगों की सहमति से खरीदेंगे और अधिग्रहण जो इस समय कानून नियम है उसके हिसाब से इसलिए भी नहीं करेंगे कि बहुत से केसेस अधिग्रहण के बाद कोर्ट्स में चलते चलते जो उनकी अनाउंसमेंट आई है वो अनाउंसमेंट बहुत अनाप शनाप भी आती रही है और उसका पूरा जो भार है, अफेक्टेड लोग जो कंज्यूमर ही होते हैं, चाहे वो रहने वाले प्लॉट धारक हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग HSIDC के माध्यम से प्लॉट लेते हैं, क्योंकि जितना भी अनाउंसमेंट आएगा नियम है विभागों का कि सारा पास ऑन किया जाएगा, कोई डिपार्टमेंट अपने पास से नहीं देगा। और उसके अंदर हमारे दोनों डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रेस में थे, चाहे वो HSIDC है चाहे वो HSVP है। हमने उसमें से बाहर निकल करके और ई भूमि का जब से शुरू किया है, ये जो पहले जमीनें हमारे पास पड़ी थी उन्हीं का हमने उपयोग किया है। ई भूमि पर बहुत अधिक तो हमें उस समय जमीन खरीदने को नहीं मिली, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से लगभग 1000 से लेकर 1200 एकड़ तक हम उसमें ले चुके हैं, जहां तक मेरी मोटी जानकारी है। हाँ, लेकिन इसको हमें गति को बढ़ाना है और गति को बढ़ाने के लिए आज हमको बड़े चंक ऑफ लैंड, चाहे वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए है, चाहे वो व्यावसायिक संस्थान है अथवा आवासीय संस्थान है या बड़े दूसरे नए शहर बसाने की बात भी आती है कभी कभी, तो ऐसे सब चीजों के लिए बड़ा चंक ऑफ लैंड ये हमको उसके अंदर ई भूमि के अंतर्गत लेना है, खरीदना है। मैं इसको खरीदना शब्द कह रहा हूं, ये अधिग्रहण नहीं है, बल्कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों ने अधिग्रहण शब्द का उपयोग किया है, इसको कृपया न कराएं, पब्लिक रिलेशन।
ये अधिग्रहण नहीं है। अधिग्रहण होता है सामने वाले की इच्छा के बिना उसको लेना, वो अधिग्रहण होता है। इसमें इच्छा के विरुद्ध नहीं है, इसमें तो सामने वाले को हमारी आवश्यकता हम बताएंगे, सामने वाला स्वीकार करेगा या सामने वाला ऑफर करेगा, हम उसको खरीदेंगे। म्यूचुअल कंसेंट से जो चीज होती है वो खरीद होती है, ई भूमि खरीद है, ई भूमि अधिग्रहण नहीं है। तो उस ई भूमि खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। उसमें पहले व्यवस्थाएं जो चल रही थी उसमें कुछ नियमों में परिवर्तन करके उसमें बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो विषय है, किसान के साथ साथ एग्रीगेटर्स भी होंगे। तो किसान की जमीन छोटी होती है, 2 एकड़, 1 एकड़, 3 एकड़, वो आसपास की जमीन को जब तक इकट्ठा लेके नहीं आएंगे तो उस जमीन का हमें उपयोग नहीं होगा। तो एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करना वो इस ई भूमि पोर्टल के ऊपर उसकी सुविधा है। और उन एग्रीगेटर्स को रजिस्टर करके उनकी फिर एक ट्रेनिंग भी कराएंगे, उनको एक जिसको कहना चाहिए अवेयरनेस भी पैदा करेंगे भी आपने कैसे करना है। कम से कम 10 एकड़ जमीन को एग्रीगेटर जो है ला करके रजिस्टर कर सकता है। इंडिविजुअल तो जिसकी जितनी है उतनी करेगा, लेकिन अगर एग्रीगेटर है तो आसपास की 10 एकड़ की लैंड का जो चंक है वो हमें ऑफर करेगा, तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। अब कितने ही एग्रीगेटर आएंगे और कितनी जमीन को ऑफर करेंगे, मानो हमें चाहिए 100 एकड़ और हो सकता है कि 500 एकड़ आसपास के लोगों ने सबने प्रयत्न किया, हमें उस 100 एकड़ का कौन सा चंक ऑफ लैंड जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो लेंगे, बाकी जो छुटपुट है वो छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन हर एग्रीगेटर वो अगर खरीद का उसका अगर विषय पूरा नहीं भी हुआ, केवल उसने जमीन को ऑफर कर दिया, तो भी उसको 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर एकड़ उसको राशि मिलेगी। कम से कम उसका प्रारंभिक एक पारिश्रमिक है वो उसको मिलेगा। हाँ, अगर खरीद मैच्योर हो जाती है तो उसका राशि का 1%, यानी जो जमीन की कीमत है उसका 1% जो है वो उसको मिलेगा। वो अपने आप में अच्छी राशि बनती है। मान लो अगर 50 लाख रुपए का भी एकड़ है तो उसको 50,000 रुपया मिल जाएगा, तो ये राशि का वो हकदार हो जाएगा। और जब कोई जमीन का जब वो रजिस्टर करेगा, ऑफर करेगा, तो उस जमीन के टुकड़े में जितने मालिक हैं, क्योंकि कई बार साझा प्रॉपर्टी होती है, शेयर्ड प्रॉपर्टी, तो ऐसी साझा प्रॉपर्टी में मानो एक ही जमीन में 4 मालिक हैं, तो चारों की सहमति लेकर के तब वो रजिस्टर कर सकता है। ऐसा नहीं कि 4 में से एक की सहमति मिली तो उसका कर दिया, बाकी 3 वो जमीन ले जा नहीं सकेगी। तो इसलिए वो सब उसमें किया है। एक कंडीशन लगाई है कि जो एग्रीगेटर है वो आयकर दाता होना चाहिए और फैमिली आईडी में उसका पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि आयकर दाता होता तो कम से कम उसका एक लेवल ये ध्यान में आता है कि हाँ इस लेवल का आदमी है जो उसके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है। इसमें एक पहले जो हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को एक एक्ट बना हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होती थी तो उसको हम स्वीकार करते थे। हमने वो भी हटा दिया है कि अब कोई उस एक्ट में 2008 के एक्ट में रजिस्टर होना ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी जो भी नामित एजेंसी या जो इस प्रकार के जो एग्रीगेटर की जो पैनलिंग की प्रक्रिया है उसको भी हम ऑनलाइन पोर्टल से सारा इसको प्रस्तावित किया गया है, तो ऑनलाइन वो मैं सूचीबद्ध अपने आप को करा सकता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो पोर्टल है उसमें कंप्यूटर पर अथवा एसएमएस के माध्यम से भी वो हमें अपनी ऑफर भेज सकता है। एसएमएस से भी वो जो जानकारी भेजेगा उसका रजिस्ट्रेशन फिर उसको ऑफर करके बाकी जानकारियां उसकी ले ली जाएंगी। जितनी लैंड हमको चाहिए, मान लो हम डिमांड करते हैं तो उस लैंड के एक चंक में अगर 70% लैंड उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है, उस 70% या इससे ऊपर हो जाती है तो ही हम उसको खरीदेंगे। अगर 70% से कम है तो अभी हमें उसकी आवश्यकता 70% इसलिए रहेगी कि हमारे पास प्रावधान है कि 30% तक उस लैंड में जो लैंड ओनर्स रह गए हैं उनको हम अल्टरनेटिव लैंड देकर के कंसोलिडेशन एक्ट में कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको जितनी जमीन है उतनी जमीन बाहर देंगे, प्लस उसको एक इंसेंटिव है शायद 10% का, 10% इंसेंटिव दे करके और उससे ले सकते हैं। और इस लैंड में अतिरिक्त कोई भी चीजें अगर होंगी, लैंड की कीमत जो भी है उसके अलावा कहीं किसी का ट्यूबवेल लगा है, कहीं किसी का मकान है या और अतिरिक्त कोई भी उसमें ऐसा एसेट उसका है, उस एसेट के पैसे वो अलग दिए जाएंगे। और वहां जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के अंदर अगर कोई चीज की ऑफर आती है, कलेक्ट्रेट या मानो कभी डिस्ट्रेस सेल में हो सकता है कोई उससे कम भी ऑफर करे,
तो वो ऑटोमेटिकली खरीद हो जाएगी इन कंडीशनों के बाद। 70% होते ही ऑटोमेटिक खरीद हो जाएगी और खरीद करके उनको और उनके पैसे चले जाएंगे। कोई भी जो ऑफर है वो 6 महीने तक अलाइव रहेगी। 6 महीने बाद सामने वाला भी फ्री है। क्यों 6 महीने? हाँ, तो उसके बाद वो भी उसमें से बाहर हो सकता है, या हम खरीदने के बाद भी 6 महीने बाद कह सकते हैं कि हमारी जमीन पूरी नहीं हुई है, नाउ दिस शुड बी रीवैल्यूएटेड, उसको रीवैल्यूएशन करेंगे। तो और इसी प्रकार अगर वो उस कीमत से ज्यादा है, यानी कलेक्टर रेट से ज्यादा है, अप टू 50% कलेक्टर रेट से 1 लाख रुपए कलेक्टर रेट है और 1,50,000 तक का रेट अगर भरा है, तो वो एक कमेटी हमारी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी होगी। वो जमीन सारी उनके पास चली जाएगी। वो फिर कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी, नेगोशिएट भी करेगी इस नेगोशिएशन में कितने में जमीन ली जा सकती है। और अगर 150% से भी ज्यादा रेट है कलेक्टर रेट से, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी है, फिर वो आएगी हमारे पास और हम उसका उनसे नेगोशिएट ऑनलाइन करेंगे, यानी चाहे प्रत्यक्ष बुला के करेंगे अथवा आजकल टेलीकास्ट से भी ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, उसे करके और तब वो खरीदी जाएगी। ये एक प्रक्रिया भी उसमें की जाएगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट बताना होगा तो बताएंगे। प्रोजेक्ट में तो यह है कि उसका 70% की कंडीशन है, लेकिन कभी कभी ओपन एंडेड लैंड भी हम खरीद सकते हैं। ओपन एंडेड लैंड के लिए हमने एक लैंड बैंक बनाने की अपनी योजना बनाई है कि वो जमीन सारी लैंड बैंक में ले लेंगे और उसकी बाद में कंसोलिडेशन के माध्यम से इकट्ठा करने का जैसा प्रावधान है वो करेंगे। मानो कहीं किसी गांव में हमें लगता है कि बहुत छोटे छोटे भूमि मालिक हैं, किसी की 1 कनाल है, किसी की 10 मरले है, किसी की 2 कनाल है, और उनका वायबल खेती तो है नहीं। और कई बार तो वो लोग अपनी जमीन के हिस्से को यहाँ छोड़ करके किसी को भी दो करके चले जाते हैं, बाहर चले गए कहीं। ऐसे लोगों से अगर जमीन खरीदने का हमारा कल को प्रपोजल बनता है और वो एक गांव के अंदर 100 लोगों ने हमें आधा एकड़ दे दी या 2-2 कनाल दे दी, तो बाद में उस गांव की सहमति से कंसोलिडेशन करके और हम जो है उसको इकट्ठा करके फिर उस गांव के उपयोग के लिए अथवा किसी प्रोजेक्ट के लिए वो काम आ सकती है, तो वो अलग भी ली जा सकती है। प्रोजेक्ट एक है, प्रोजेक्ट के बिना भी ओपन एंडेड कोई भी आदमी ऑफर कर दे। ऑफर करने में जरूरी नहीं है कि हम खरीदें। हम जब डिमांड करेंगे तो उस गांव में कर सकते हैं कि आज हमारी जो परचेज है हमने इस एरिया में ओपन की है, इसमें ये कलेक्टरेट है, उस कलेक्टरेट के ऊपर कोई भी बेचना चाहता आ जाओ। एक होती है खरीद की ऑफर कि भी किसी प्रोजेक्ट के लिए, एक है कि ऐसी डिस्ट्रेस सेल से वो बचें। कई बार उनके छोटे छोटे जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं, कोई बेचने भी नहीं देता, उनको पड़ोसी कर लेता, भाई कर लेता, परिवार में विवाद हो गए। विवादों से बचने के लिए वो अगर एक शेयर भी देना चाहेगा, मानो साझी प्रॉपर्टी में शेयर देना चाहेगा, तो उसका शेयर भी ले लेंगे, क्योंकि बाद में तो एक कानूनी प्रावधान के अंतर्गत हम उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक जगह कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल किसान भी अपना शेयर ये बेच सकता है। इन सारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने हर जिले में एक नोडल अधिकारी ये तय करेंगे, ताकि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो प्रदेश अधिकारियों के साथ नोडल अधिकारी इन कंसल्टेशन विद ईच अदर वो उस प्रक्रिया को जरा स्पीड अप करेंगे। ये भी एक विषय इसके अंदर हमने किया है। तो एक पारदर्शी ऐसा सिस्टम जिसमें भूमि मालिक, एग्रीगेटर और विभाग ऐसा मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूं कि एक इतना पारदर्शी सिस्टम जमीन को खरीदने का मुझे नहीं लगता है कहीं और बना होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पारदर्शी जिसमें विवाद ना हो, क्योंकि जमीनों के विवाद सरकार के बीच में, सरकार डिपार्टमेंट के बीच में, आपस में किसानों के, अभी आप कासन देख लीजिए, कासन का विवाद 2011 से शुरू हुआ, आज 2023 में खत्म हो रहा, 12 साल लग गए और ये तो 12 साल में खत्म हो गया। बहुत से ऐसे विवाद हैं जो 50-50 साल से भी पेंडिंग पड़े, वो खत्म नहीं हो गए। हम बहुत चीजें, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, फिर हमारा ये जो ला डोरा खत्म करना, ये जो लार्ज स्केल मैपिंग, कई ऐसी चीजें कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हर इंच ऑफ लैंड जो है वो हमारी रिकॉर्ड पर हो कि ये किसकी है, कौन मालिक है, कौन इसका काश्तकार है। दोनों में एक डिफरेंस ये भी करके हम आगे चल रहे हैं, ताकि हर किसी को अपने अपने क्षेत्र के बारे में सब जानकारी हो कौन किसकी है। एक विषय वो है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, जिसको पहले हमने लॉन्च किया था, और उसमें हर प्रकार की क्षति, चाहे वो बाढ़ से
प्रभावित कोई क्षेत्र है अथवा अन्य प्रकार के कई बार लॉस हो जाते हैं, जैसे कभी कोई दंगा हो गया, कभी कोई और किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई, जैसे नू का विषय आया था। ऐसे हर प्रकार के लॉस को दर्ज करने के लिए हमने पोर्टल बनाया है। उसमें काफी कुछ डाटा हमारे पास आ गया है, चाहे वो फसलों का है अथवा पशुधन और संपत्ति उसका रिकॉर्ड है, और उसकी जो मुआवजा है वो बहुत जल्दी हम फाइनल करके और उसका हम एक दिन जैसे ही फाइनल हो जाएगा उसे पे करने के लिए ऑनलाइन पे करेंगे। उसकी जो दरें हैं मोटे रूप से जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसमें चाहे वो पशु यानी खेती का किसानों का तो जैसे पता है ही अपने को कि फसल में 15,000 रुपया 75% से अधिक की जो खराबा है उसमें गेहूं, धान, कपास और गन्ना इसका 15,000 रुपया है, सरसों और अन्य फसलें 12,500 रुपया है। ऐसे ही 50 से 74% तक गेहूं, धान, गन्ना 12,000 है और सरसों और अन्य 9,000 है। 25 से 49% गेहूं, धान, कपास, गन्ना 9,000 है और सरसों व अन्य 7,000 रुपया है। इसमें एक विषय आया था कि धान के जो किसान हैं जिन्होंने बुआई की हुई थी तो पानी के कारण से उनका धान उस समय समाप्त हुआ, लेकिन बुआई का समय भी बाकी था। उस समय मैंने कहा था कि दोबारा बुआई जो करेंगे उनको जो पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई तो कुछ नुकसान उसका हुआ है, उस नुकसान के लिए मैंने तय किया है कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। धान के अतिरिक्त कोई करता है, धान वाली ही खेती में करता है, उसके लिए हमारी पहले योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें भी 7,000 रुपया ये दिया जाता है। नहीं, इस बार टारगेट वर्ष इसके कारण से बाढ़ के कारण से उस टारगेट को वही रखा हुआ है कि हर साल अगर 1 लाख एकड़ भी अगर होता रहता है तो एक ये सहज प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत क्षेत्र ऐसा है किसानों ने अपनी असमर्थता भी जाहिर की है कि हमारे इलाके में धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। मैं कई ब्लॉक्स में खुद भी गया हूँ तो उन इलाकों में जमीन की स्थिति ऐसी हो गई है, जमीन के नीचे एक परत जम गई है, उस परत जम के कारण से पानी जो रिचार्ज नहीं होता है, पानी ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़े पानी में धान के अलावा और कोई फसल होती नहीं है। तो इसलिए उन किसानों की इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हमने स्वैच्छिक रखा हुआ इसके ऊपर कोई बहुत जबरदस्ती हमने इसलिए नहीं किया कि किसान को तो ये देखना है कि मुझे फसल भी ठीक मिले, उसका पैसा भी पूरा मिले और धान के अलावा होने की अगर स्थिति आ सकती है तो उसको बुआई करता है। ऐसे एक विषय पिछले दिनों में एक समाचार हमारे विपक्षी मित्रों ने उठाया था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो ये है प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल, उसके अंदर कुछ 65,000 प्रॉपर्टीज के नक्शे वो गायब हो गए हैं, वो मिले नहीं हैं। आप लोगों ने तो किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने स्वयं देखा कि उनकी स्टेटमेंट आई थी तो कोई बाद में प्रश्न आया, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक तो पोर्टल के अंदर छोटा सा एक बग आया था जिस बग के कारण से और उसका जो डिस्प्ले था वो डिस्प्ले एक बार समाप्त हुआ, फिर उस पोर्टल के अंदर सावधानी जो भी बरतनी थी उस पोर्टल को ठीक कर दिया गया है और वो सारे का सारा जो डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो बैक ऑफिस में तो पूरा उसका डाटा था, ऐसा नहीं कहीं चला गया, लेकिन वो डिस्प्ले के बाद नहीं होता, टेक्निकल चीज में काफी आ सकती है, वो सारे का सारा रिकवर करके पे डाल दिया गया है। और अब क्योंकि वो 3 विभागों का पोर्टल है, चाहे उसमें हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग है और लोकल बॉडीज है, एसआईडीसी है, बिल्डिंग प्लान का डाटा था, तो वो जो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम OPPA तो उस सिस्टम में कहीं कोई बग आया था तो इसके कारण से वो उसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा था, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और हर एक प्रकार का डाटा बैक ऑफिस में हम हर जगह रखते हैं, उस डिपार्टमेंट का जो सर्वर होता है उसमें भी रहता है और बैक ऑफिस में सारा डाटा आजकल तो सिक्योरिटी के कारण से कौन सी चीज कहाँ गड़बड़ हो जाए इसलिए उसका बैक ऑफिस में पूरा डाटा और सिक्योर डाटा, वो डाटा ऐसा भी नहीं है कि सिक्योरिटी के कारण से कहीं बाहर कोई उसका उपयोग कर सकता है, कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसकी जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इसको हमने ठीक कर दिया है, कहीं कोई विषय दोबारा भी आता है तो आपको ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर के ये विषय थे और इसके अलावा जो मुझे 2-3 जानकारियाँ वो देनी है कि अभी पिछले दिनों में जैसे देश भर में गौरव का अपने ये विषय का जो लगभग साल भर कार्यक्रम चला, पूरी दुनिया के लोगों ने आकर के तरह तरह के विषयों के ऊपर चिंतन किया
और संयोग से दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हमको भी बहुत अवसर मिले। 3 बार तो जो सेमिनार ये सम्मेलन हुए और अलग अलग विषयों को लेकर के गुरुग्राम में हुए, और पद में सबसे प्रमुख बात ये थी कि जब उन सब विषयों को मिला करके और क्या उसका मंथन निकला है, रिपोर्ट क्या बनाई जाए, तो शेरपा होते हैं हर एक कंट्री का जो ब्यूरोक्रेट हेड होता है, ब्यूरोक्रेट हेड वो वहां के सब ने बैठ करके सभी देशों के लोगों ने तो नू में जो होटल है ग्रैंड भारत उसमें बैठ करके 3 दिन तक सारा चिंतन किया और उसका एक प्रारूप बनाया। फिर जो हेड्स ऑफ द कंट्रीज वो दिल्ली में आए, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वो सारा कार्यक्रम हुआ और उसमें एक घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वो, और इसके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह थे कि इस प्रकार का कोई कॉमन रेगुलेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे देश हैं, उन्होंने अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की भिन्नताएं आ जाती हैं, कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके तो न्यूनतम मिनिमम कॉमन जिसको कहना चाहिए कॉमन प्रोग्राम टू बी एक्सेप्टेड, वो एक घोषणा पत्र तभी बनता है। तो एक चैलेंज था बड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारी टीम में लग करके सब मंत्रालयों ने मिल करके उसके ऊपर एक कॉमन डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बनाया है। ये भी एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। ऐसे ही एक कार्यक्रम चल रहा है वो हमारा साइक्लोथॉन का, जो 1 सितंबर को मैंने स्वयं करनाल से उसको शुरू कराया था। लगभग 10-12 हजार साइकिलिस्ट ऐसे थे जो उन्होंने वो शुरू किया था। 25 दिन की यात्रा हरियाणा में एक अच्छे उत्साह के साथ चल रही है, जिसके अंदर युवा वर्ग के लोग भी हैं, कुछ स्कूल के विद्यार्थी भी आते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, बड़ी आयु के वो भी हैं, संस्थाएं भी उसमें लगी हैं, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ऐसे सब मिल करके उस यात्रा को कर रहे हैं और अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। मेरा पहला कार्यक्रम करनाल में था, दूसरा 17 सितंबर को मैं सिरसा में रहूंगा और फिर 25 को उसका समापन है यमुनानगर और करनाल दोनों जगह होगा। यमुनानगर में प्रातःकाल हरी झंडी दिखाएंगे, आखिरी दिन है, और सायंकाल वो करनाल में जाके समाप्त होगी। करनाल टू करनाल पूरा एक सभी 22 जिलों केंद्रों पर जाकर के, और इसके अलावा भी कुछ स्थानों पर गए हैं। सिरसा और फतेहाबाद वहां थोड़ा ज्यादा समय लगाया है कि वहां पर अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, इस नाते से वो कार्यक्रम हुआ है। जन संवाद के कार्यक्रम मेरे चल रहे हैं, तो उसमें भी मेरा 8 राउंड मेरे हो चुके हैं, 3-3 दिन के, 24 दिन, और करनाल इसके अलावा है, 25वां दिन वहां लगा है। तो अब उसको मैं और थोड़ा स्पीड बढ़ा करके कि हर विधानसभा में 3 या 4 गांव के अंदर आसपास के 15-20 गांव के लोग भी वहां आते हैं। तो ऐसे अभी तक 80 के आसपास कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन 80 में 800 से 1000 गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनकी डिमांड्स भी हमारे पास आती हैं। हमारे सरकारी योजनाएं जितनी आपके सामने रखी हैं, इसी को एक सरल ढंग से उनके सामने रखते हैं, उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इसका मैं जरूर एक टेस्ट करता हूं, फील्ड टेस्ट। मुझे संतोष है इस बात का कि इन चीजों का बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो हमारा परिवार पहचान पत्र है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे आयुष्मान भारत की बात है। ऐसे सब विषयों को लेकर के खुली चर्चा होती है। और जब हम उनसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या इन पोर्टल्स को खत्म कर दिया जाए, तो एक स्वर में उत्तर आता है कि नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी कमी जरूर हो सकती है, लेकिन इसके कारण से जो लाभ हमें हो रहे हैं, बहुत अधिक लाभ हो रहे हैं। आज एक क्लिक से सारी जानकारियां उनकी किसी भी फॉर्म भरने में अपने आप ऑटो फिलिंग हो जाती है। वरना तो एक फॉर्म भरने में भी उनको कोई चीज लेने में लाइनों में लग के खड़ा होना पड़ता था और महीनों महीने वो सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में रहते थे। आज कोई समस्या उनकी नहीं है, घर बैठे सब लोग अपनी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। जन संवाद के कार्यक्रम मेरे भी चल रहे हैं, साथ में हमारे मंत्रियों के भी चल रहे हैं। मंत्रियों ने भी अपने कुछ विधानसभाओं में जाना शुरू किया है, 5-5 गांव, 4-4 गांव एक दिन करके आते हैं। सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही, और साथ में अब सांसदों के कार्यक्रम भी ये बनाए जाएंगे, ताकि सभी सांसद, सभी हमारे मंत्री ये मिल करके इस कार्यक्रम को पूरा करें। 6000 पंचायतों में जाने का हमने योजना बनाई है, तो सब पंचायतों में जाना हो जाए, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी एमएलए का नहीं, अभी तो क्योंकि उसका कारण ही है कि वहां हमें कुछ चीजें प्रत्यक्ष अधिकारियों से भी बात करनी पड़ती है, बाकी सब से भी। इतने ही स्थान हम कवर करेंगे हर दिन जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां आ सकें। तो उस प्रकार से अगर हम ये 20-22-23 लोग भी लग जाते हैं तो अपने आप में 6000 गांव कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जन संवाद कार्यक्रम चलेगा। अभी मैं 3 दिन बाद जाऊंगा, हालांकि एक मीटिंग मेरी हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन 18 से 23 है, तो मुझे लगता है कि 23 के बाद ही उनके कार्यक्रम बन पाएंगे। क्योंकि पहले तो 1 महीना
केंद्र के जो कार्यक्रम थे उनके लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने वही अपने किए हैं। हालांकि अपने तौर पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर सांसद कर भी रहे हैं, लेकिन विधिवत जो तरीके से हम जनसंवाद करते हैं ताकि उनको डाटा भी हम उन गांव का देते हैं, इस गांव में कितने लोगों की नौकरी लगी है, इस गांव के अंदर यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं तो कितने चल रहे हैं, इस गांव में बेनिफिशियरीज आयुष्मान के कितने, ऐसी सारी जानकारियां उनके पास होती हैं। सर का जो जनसंवाद होगा उसका क्या प्रारूप रहेगा? जिस तरह आप तो करते हैं, अधिकारी रहते हैं, सांसदों का जो कार्यक्रम होगा उसका क्या प्रारूप? देखिए, कुल मिला के उसमें उनकी ओर से केंद्र की योजनाएं ज्यादा बताई जाएंगी, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष केंद्र की योजनाओं का जानकारियां हमारे से ज्यादा होती हैं, वही बनती हैं, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, उनके पास साहित्य भी वहां का आता है। हमारे पास केंद्र की जितनी होती है लेकिन प्रदेश की ज्यादा होती हैं। तो मंत्री या मुख्यमंत्री प्रदेश की जानकारियां, सांसद जो है केंद्र की जानकारियां, लेकिन एक दूसरे की जानकारियां और भी जो होंगी साझी करेंगे और लोग पूछेंगे, या जो जानकारियां देने के बाद वहां की समस्याएं, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं बहुत होती हैं, किसी का थाने का है, किसी का जमीन का है, कब्जे का है, कोई नाली का है, डिमांड्स भी हैं, कोई मान लो तालाब की है, कोई गली मोहल्ले की है, सड़क टूट गई है, स्कूल का है, अस्पताल का, ऐसी सारी डिमांड जो है वो इकट्ठी करके फिर वो हमारे पास यहाँ आती हैं, सांसदों के भी यहीं लाएंगे और फिर संबंधित विभागों को ऑनलाइन करके भेजते रहेंगे। जनसंवाद पोर्टल में लगभग 21,000 इस समय तक डिमांड उसमें अपलोड हो चुके हैं और उसमें 4,000 के आसपास सॉल्व होकर के लोगों को हमने पूछ भी लिया है कि हाँ हमारी डिमांड हल हो गई है। बाकी कोई 14,000 के आसपास प्रोसेस में है, क्योंकि एक बार शुरू हुआ है तो प्रोसेस में कोई बात 2 महीने में पूरी होगी, कोई 3 महीने में पूरी होगी, आखिर निर्माण के काम है, बाकी सब काम है, तो उसका एक सिस्टम है वो हो जाता है। लेकिन उसमें हर एक व्यक्ति का एक एक कागज, एक एक शब्द पढ़ करके और उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, ताकि वो अगर नहीं भी होने वाला है तो उसको जानकारी मिल सके। कोई चीज हमको लगता है कि किसी भी कारण से इसको डेफर करना है, अब नहीं 6 महीने बाद टेकअप करेंगे, वो जानकारी भी उनको जाएगी। ये डेफर्ड फॉर 6 मंथ्स या 1 ईयर ये बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत तरह के काम आएंगे, फिर उसका एक डिपार्टमेंट निर्णय करेगा कौन से अब करने, कौन से छेड़ने बाद करने। एमपी लोकसभा पीछे आप कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण के लिए आपने जो पॉलिसी बनाई है उसके बाद पार्टी आएगी, लेकिन आप विपक्ष को ये कहते हैं कि सरकार ने 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं की, कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं लेके आई, जमीन अधिग्रहण की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, यानी आपको फिर आरोप ये है विपक्ष का कि आपने एक ही चीज जमीन नहीं अधिग्रहण की और कोई नई योजना। बिल्कुल आपको आप ये आरोप लगाते हैं कि सरकार ने जमीन अधिग्रहण में खामियां थी, तो अब तो 2 साल के करीब हो गए सर, क्या कोई प्राइवेट बेसिस में पूर्व की सरकारों को बड़ा मामला है सर, जिसपे आपको लगता हो कि ये बड़ा जमीन अधिग्रहण हुआ और ये चीजों को ताक पर किया जाए? बहुत से विषय सीबीआई में गए हुए हैं, बहुत से विषयों की जांच चल रही है। आपका ये जो गुड़गांव के अंदर सीबीआई में मानेसर का सारा ये सारा वहीं का, और ये 2011 का जो अधिग्रहण किया हुआ ये भी उन्हीं का था। जो आज कासर का आज हमने पोर्टल खोला है ये उन्हीं का अधिग्रहण किया हुआ था और हमने उसमें से सॉल्यूशन करके उन किसानों को एक लेवल पर लेकर के आए हैं। और आज भी कई चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी चल रही हैं और सीबीआई में चल रही हैं। ये तो जब निर्णय आएंगे तब पता लगेगा कितना बड़ा वजन हमारे पास पड़ा है हमारे ऊपर, यानी हजारों करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट, हजारों करोड़ रुपए की। हमारा तो एचएसबीपी का हमको एक बार लगता था कि आगे इसमें कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सब विषय निपटा करके, क्योंकि चीजों को फैलाना बहुत आसान है, उन्होंने रायता फैला दिया, समेटने का काम कभी नहीं किया। हमने समेट करके चीजों को लाइन पर लाए हैं। चाहे हमारा पावर डिपार्टमेंट हो उस पर लाइन को लाए हैं, उसको लाइन पर लाए हैं, चाहे हमारा एचएसबीपी का विभाग है उसको लाइन पर लाए हैं, एचएसआईडीसी को लाइन पर लाए हैं। यानी हजारों करोड़ रुपए इनके सिर पर खड़े थे, बैंकों के देनदारियां थी। अगर एचएसबीपी का आपको कोई पता हो आंकड़ा अजीत, हाँ, कुल मिला के जब हमने ये सारा नया प्रोसेस शुरू किया उस समय बैंकों का कितना था और किसानों का कितना बकाया था? करोड़ रुपए। बैंकों का 19,000 करोड़ रुपए और किसानों की देनदारी 42,000 करोड़ रुपए। 42 और 19, 61,000 करोड़ रुपया देनदारी छोड़ के गए वो। अब तो किसानों का तो मेरे ख्याल सब चला गया होगा। मैक्सिमम सर अभी 6,000 के आसपास 6,000 में किसानों का 36,000 करोड़ किसानों का चला गया। किसानों का राशनलाइज होकर पूरा मिल गया उनको। 36,000 करोड़ किसानों को चला गया और हमारा जो बैंकों का सर करीबन 7,000 करोड़ रुपए 12,000 नहीं, 7,000 बचा है, 12,000 करोड़ चला गया। हाँ पेमेंट। तो ये इतना सारा एक वजन हमने उतारा है, अगर इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से न लाते तो ये दोनों डिपार्टमेंट दिवालिया हो जाते हैं। 48,000 करोड़ चला। हाँ, ऐसे हमने पावर को लेकर के आए, यानी पावर डिपार्टमेंट का घाटा 34% लाइन लॉसेस,
और जो आज घट करके 12-14% आ गए हैं। 20% लॉस हमने कम किया है एनुअली। यानी इतने बड़े बजट में से हमने जो आर्थिक सुधार किए हैं, सिस्टम्स बनाए हैं, कम से कम आज जिन लोगों को आदत लगी हुई थी कि इसमें से निकाल लो जितना निकालना है, कोई निकाल नहीं सकता है। इसमें सब बड़े बड़े लोगों को तकलीफ है। वो हो रहे देश के हित में जो होगा वो करेंगे। सर, हरियाणा असेंबली चुनाव को अभी 1 साल है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से घुटने में चल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में, जिस तरह से देखते हैं आप अपने विरोधियों को? देखिए, विरोधी भले हों, लेकिन कहीं भी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े हों, कम से कम मेरे जैसे को अच्छे तो नहीं लगते। पॉलिटिकल आदमी सोच तो सकता है कि इसका मुझे लाभ होगा, लेकिन पड़ोसी के घर में भी लड़ाई हो तो अच्छा नहीं है। वो सुख शांति से रहें, सुख शांति से अपना काम करें। यही मेरी हाँ जी। नहीं, मैं उनकी सुख शांति की लड़ाई ना हो ये कामना तो करूंगा ही, लेकिन चुनाव में तो उनको धराशायी होना ही होना, ये मेरी अगली भविष्यवाणी भी है। सर, ये मोनू मानस सर को लेकर भी थोड़ा बता दीजिए, इतना समय क्यों लगा है उसके अरेस्ट में और अब उसको हैंड ओवर? देखिए, ये विषय मैंने पहले भी आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, संभावित है, तो उन्होंने ऐसी आशंका जताई है, पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट में कि हरियाणा पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। अभी तक वो एसआईटी के सामने भी है। मैंने बताया कि मोनू मानेसर का चूंकि पहले भी बता चुका हूं कि ये केस राजस्थान का केस है, हमारे यहाँ नहीं था। राजस्थान की पुलिस ने ही, क्योंकि कोई पुलिस सहायता मांगती है तो उसे हमने पहले भी कहा कि भी वो पुलिस कोई सहायता मांगेगी तो हमें करने में दिक्कत नहीं है। केस वहीं राजस्थान चलेगा। जो अगर दोषी है तो उनको दंड मिलेगा, दोषी नहीं है तो उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोनू मानेसर ने खुद भी अपने एक वीडियो में मैंने सुनी है, उन्होंने कहा कि मैं अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी टांगा जाए, मैं अगर दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं, तो निश्चित रूप से मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। वो कोर्ट का काम है। एक जब कोई चीज सबजुडिस होती है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जहां तक मोहम्मद खान का है, पुलिस अपने तरीके से अपने जो उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है उसका, और जो भी कोई उस इन्वेस्टिगेशन में उनका दोष आएगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी चले जाएं, कहीं कुछ हो, किसी दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। कोई पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं मामले में, जितने भी आरोपी पकड़े गए, क्या उनमें किसी आरोपी ने ये कहा कि हमें मोहम्मद खान ने किया था? ये इंटरनल चीजें, इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। जो कारण बना, आधार क्या बना? मैं तो कह रहा हूँ ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें, इन्वेस्टिगेशन की चीजें कभी भी आपको पूछनी भी नहीं चाहिए, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए। एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में जब कोई सामने निकल के आएगा तो आप लोगों को अपने आप जानकारी मिल जाएगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करने के बाद अगर कुछ चीजें निकलेगी तो दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार बयान आ रहे हैं, एक मिनट, वो स्टालिन का बयान रहे या जो फिल्मी एक्टर प्रकाश राज का बयान रहे, लगातार सनातन को लेकर के बयान आ रहे हैं। आपका क्या मानना है कि ये बयान क्या दर्शाता है? देखिए, इस देश की अपनी एक संस्कृति है, एक विरासत है। सांस्कृतिक विचारधारा और विरासत के खिलाफ देश का कोई भी आदमी बोलेगा तो उसको जनता माफ नहीं करेगी। मोहम्मद खान को लेकर मेरा सवाल है कि विधानसभा में जिस तरीके का उसने बयान दिया, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से भी उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि जो बयान उसने विधानसभा में दिया वो डिलीट नहीं किया गया है। ये बाकायदे विधानसभा का अध्यक्ष का बयान भी आया हुआ है। तो सरकार की तरफ से, आप लोग की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी मोहम्मद खान की? जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस प्रकार का आगे जो दोष जिसका होगा उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, सबका संज्ञान लिया जाएगा और जितना जिसका दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब, एक सवाल है कि जो 25 सितंबर को एक रैली होने वाली है एनआईटी की सम्मान रैली, उसमें कांग्रेस को भी उन्होंने इन्वाइट किया है। जो अजय चौटाला का है कि कांग्रेस को साथ में कोई गुरेज नहीं है। ये हुड्डा जो है उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो किस तरह से देखते हैं इस तरह गठबंधन? देखिए, एक विपक्ष की खिचड़ी ये पक रही है, लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। जो इस प्रकार का वो सारा कुछ करेंगे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। देश हो चाहे हमारा प्रदेश हो, सब जगह खास करके किसी पार्टी को दूसरी पार्टी को इधर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, कोई भी हो। लेकिन जब कहते ना कि सियाती बिल्ली खंबा नोचे, तरह तरह के बयान आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी और ये सब एक दूसरे के बारे में कह भी चुके हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं, बाद में कहते हैं यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है, यहाँ उसका कोई स्कोप नहीं है। अब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे हाथ मिलाएगी समझ नहीं आया कि हरियाणा में कैसे हाथ मिलाएगी, पंजाब में कैसे मिलाएगी। आप भी यही, हम भी हैं, देखेंगे।
आपको भी फोन करते हैं मुझे हाँ जी, तो आपको भी फोन करते हैं। नहीं मेरे से फोन क्यों करेंगे, आखिर मेरा सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। नहीं तो वो हमारे से खिलाफ हमारे विरोध में लड़ रहे हैं, हमको क्यों फोन करेंगे। मुख्यमंत्री ये 1 लाख अपने मकान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना को आप कुछ नहीं दे रहे। ये हमारे पास है कितने कमी, जो 1,80,000 से नीचे के जो लोग हैं, जिनको मकान ही नहीं है हमारे। उसीलिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल में अभी मैं क्या करूं, पोर्टल में अभी ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि किसका अपना मकान है किसका नहीं है, क्योंकि ये हमने अभी पूछा भी नहीं है, पहली बार पूछ रहे हैं। मकान वाले का पीपी बन सकता है। हाँ हो सकता है, पीपीपी तो कोई कोई जहाँ रहता है किराएदार है वही बना सकता है। किराए में रहते हो कहीं कहीं पेड़ के नीचे भी बैठा हो ना, वोटर कार्ड बनता है और वो कहता है मैं यहाँ झोपड़ी बना के रहता हूँ, उसका वोटर कार्ड भी बनता है, उसका आधार भी बनता है, उसका फैमिली आईडी भी बनता है, सब कुछ बनता है। मकान होना जरूरी अपना नहीं है। एक मिनट पीछे मैंने बताया 1 लाख मकान अथवा प्लॉट, दोनों चीजें मिलती है। मैंने बताया अभी हमने आज जो पोर्टल बनाया है इसमें डिमांड पूछ रहे हैं हम, वो डिमांड कितने की आती है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए ये चीजें लगातार डिमांड बढ़ती रहेगी, परिवार भी बढ़ते रहेंगे, आवश्यकता बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ओर से जो हमें टारगेट वहां से मिला हुआ था वो 60,000 का था, 60,000 नहीं थोड़ा ज्यादा था, लेकिन 60,000 हम बना चुके हैं। उसमें शायद अभी कितनी कमी है अर्बन और रूरल में? 67,000 की टारगेट है सर, 67,000 की टारगेट है सर, वो लगभग पूरा हो चुका है सर। 7,000 कम है अभी। ग्रामीण का हो चुका है, ग्रामीण भी पूरा हो चुका है। हाँ ग्रामीण पूरा हो चुका है, शहरी में ओरिजिनल प्लान थे 1.5 लाख से अभी बन सकते हैं उसका। ठीक है। मतलब लगभग 20-30 हजार ऐसे थे जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में और बड़े बनाने की अभी आवश्यकता है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ जमीन मिलती नहीं है। उसमें कंडीशन ये थी जिसके पास अपना प्लॉट हो उसको हम पैसा देंगे, अपने प्लॉट वाले लोग बहुत कम हैं। बाहर क्षेत्रों में तो और प्रदेशों में जमीन का प्रबंध उन्होंने या तो खुद कर लिया या सरकारों ने करके दिया, लेकिन यहाँ जमीन का अपना ना होना उसमें से कठिनाई थी। उसी में से नई योजना बना रहे हैं कि जो फ्लैट हैं वो बना कर देंगे ताकि जमीन का विषय न रहे। हो सकता है केंद्र सरकार से हम कह करके इस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन कराएंगे, और नई परिवर्तन हुआ तो हम स्टेट की ओर से देंगे और कुछ थोड़ा पैसा उनका कंट्रीब्यूट करा करके बैंकों से 15-20 साल की उनकी किस्तें बनवा देंगे ताकि उनको तुरंत पैसा ना देना पड़े। सरकार का योगदान जितना वो हो जाए और बाकी किस्तें बन जाए 20 साल तक। प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं उन्होंने तो उसमें तो शायद वो है SC डाटा, बल्कि हमने उससे थोड़ा सा लिमिट और बढ़ा दिया ऊपर। देखिए ये सामाजिक समस्याएं हैं, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक कानून बनाने से ठीक हो जाएगा या 4 लोग हैं उनको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे सब ठीक हो जाएगा। सामाजिक समस्या में एक प्रोहिबिटरी सिस्टम खड़ा करना एक बात है, सरकार वो लागू कर सकती है, सख्ती से कर सकती है, लेकिन दूसरा विषय होता है जनता में अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस पैदा करने के लिए चाहे वो हमारी साइकिल यात्रा है, वो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है। संतों सन्यासियों से हमने अपील की है, वो भी अपने प्रवचनों में कथा कहानियों में वो भी अवेयरनेस पैदा करते हैं। हमारे और भी एनजीओज हैं वो अवेयरनेस पैदा करते हैं। अवेयरनेस पैदा करने से समाज के अंदर एक ताकत आती है कि नहीं ये चीज गलत है, इसको नहीं होने देंगे। और जिस दिन समाज में ये ताकत बढ़ जाती है तब जाकर के चीजें कम होती हैं। अगर समाज में ये ताकत ना बढ़ाई जाए तो फिर इसकी चिंता ही कोई नहीं करेगा, जो मर्जी कुछ भी करे। इसलिए समाज में एक ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं। माइनिंग को लेके काफी अमेंडमेंट की जा रही है, ई रिवाना को भी अमेंड किया जा रहा है, लेकिन एक पंचकुला की माइनिंग कंपनी है उसने इस बार फ्लड से पहले 23 से लेके 29 जुलाई तक सारा मटेरियल निकाल लिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से पूछा उन्होंने कहा कि हम उनसे जो अपनी रिकवरी है वो करेंगे, लेकिन वायलेशन जबकि इन्वायरमेंट सबसे बड़ा लॉस है। क्या कोई ऐसी तरह की कोई संज्ञान में आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जहाँ आगे? देखिए संज्ञान में अगर आता है तो इसमें 2-3 प्रकार की अलग अलग एजेंसीज हैं। एक तो माइनिंग के अपने नियम हैं, माइनिंग में एक सीमा से ज्यादा माइनिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और माइनिंग का अगर चोरी होती है रेवेन्यू की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चोरी करता है, एक्साइज टैक्सेशन वाले।
दूसरा है एनवायरमेंटल, अगर कोई गड़बड़ होती है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ये अपने तरीके से उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। कोई भी विषय इन सभी विभागों से किसी को भी बताया जाएगा, वो अपने तरह से इसका संज्ञान लेंगे। हमारे को संज्ञान में आता है तो हम उसकी स्पेशल इंक्वायरी करा करके भी सब कुछ करते हैं। आपने देखा जैसे ये जो डाडम की खान है उसका माइनिंग के अंदर उन्होंने लापरवाही बरती और एक पिट का पहाड़ ऊपर से नीचे गिर गया। अब उन्होंने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जब कटाई की जाती है पहाड़ की तो स्टेप्स के नाते से की जाए ताकि ऊपर से गिरे नहीं। उन्होंने स्टीप और कटाई कर दी। स्टीप कटाई करने के बाद पहाड़ का एक हिस्सा पूरा गिरा और कुछ आदमी डेथ भी हुई। डेथ होने के बाद में उनका बंद हो गया माइनिंग का सारा काम। फिर उसमें कई एजेंसीज उन्होंने अपना काम किया, फाइंडिंग दी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ पैसे का जुर्माना भी उनको किया गया और अभी भी वो चल नहीं पाई है। इसलिए ये सारे संज्ञान सब डिपार्टमेंट लेते हैं, सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है। नेशनल बैन इलेक्शन के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी का भी गठन कर दिया और हो सकता है कि इस सेशन में भी हरियाणा इसके लिए तैयार है? देखिए, हम बहुत स्वागत करते हैं इस योजना का और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं आगे बढ़ करके इस विषय को बढ़ाया था। अब चूंकि एक बड़ा काम है, देश में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात है। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था, लगातार एक साथ इलेक्शन होते थे। ये तो बाद में संविधान सरकारें बनी, उनके टाइमिंग अलग अलग हो गए। कोई सरकार 5 साल नहीं चली, बीच में टूट गई और टूटने के बाद एक संविधान के अंदर है कि हर सरकार जो नई चुने जाने वाली वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो देश में अलग अलग सरकारें अलग अलग टाइम पर उनके टाइमिंग बदल गए। तब ये इस समय ऐसा स्थिति आ गई कि हर साल 2-4 प्रांतों के चुनाव आ जाते हैं। तब ध्यान में सब लोगों को ही आता है ये, और ये कोई पहली बार विषय उठा ऐसा नहीं, इससे पहले भी उठता रहा है। मोर और लेस सभी जो पार्टियां हैं, सब लोग हैं, इससे सहमत हैं। प्रक्रिया क्या की जाए, अब वैसे तो कब प्रक्रिया शुरू होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी ने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। कुछ लोग तो ऐसा मानने लग गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता। पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, लेकिन लोगों का जो चर्चा में है कि 18 तारीख से 23 तारीख से शायद यही कोई प्रस्ताव आ रहा होगा नया सेशन। हम हमेशा तैयार हैं, जब भी शुरू हो जाएगा ये प्रक्रिया, अब शुरू हो 5 साल बाद शुरू हो, हम अभी पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। फोकस आ गया सर। और एक सवाल है, एक तो क्या बाजरा एमएसपी खरीदों में जो बाढ़ आई थी खेतों में देखिए, उस किसानों के लिए जो रेत आया है उसकी पॉलिसी बना करके हमने प्लॉट कर दी है और किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया शुरू कर दिया है। उसमें कितनी रेत वहां आई है, 1 इंच से लेकर के कहीं 5 इंच हो सकती है, 10 इंच हो सकती है, 15 इंच भी हो सकती है। उसके अलग अलग पैरामीटर बनाए हैं कि यहां तक अगर रेत है तो किसान अपने आप उठा के बेच सकता है। उससे ज्यादा अगर है तो एक टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से रेत उठेगा, उसका एक शेयर वो किसान को मिलेगा, एक शेयर पंचायत को मिलेगा, एक शेयर माइनिंग डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो एक पॉलिसी बना करके हमने डिक्लेयर कर दी और सब लोग उससे अपने अपने तरीके से उसका पोर्टल के ऊपर और रजिस्ट्रेशन करा करके तब उसका टेंडरिंग वगैरह शुरू हो गया। टेंडरिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन हो गई और सारा प्रोसेस में है। दूसरा विषय बाजरा जैसे पहले हमें पता है कि 2 साल लगातार हमने भावांतर भरपाई योजना में उनको पैसा दिया है। पहले साल 600 रुपया दिया था, फिर 450 या 650-400, व्हाट वाज दैट, 600-450, हाँ, तो 600 रुपया और 450 रुपया दिया था। उतना ही है कि मार्केट रेट और एमएसपी उसका जो अंतर है, और वो भी जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ किसान ने अपना बाजरा बता रखा है उसके हिसाब से होता है। एक थोड़ी कठिनाई दोनों बार की अलग अलग बताता हूँ। इन 2 सालों से पहले हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया, तो जब एमएसपी पर खरीदना शुरू किया हमारे यहाँ और राजस्थान के बीच में 800 रुपये क्विंटल का फर्क था। अब कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है, पोरस बॉर्डर होता है, तो राजस्थान के लोगों ने ला करके और हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी जितना बोया जाता है सारे का सारा बिकने नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग घर के लिए भी रखते हैं और बहुत से लोगों ने बाद में शोर मचा करके और पोर्टल खुलवा दिया। तो हमारा मेडिकल कॉलेज कोरियावास है, उसकी 100 एकड़ जमीन पर भी किसी ने बाजरा दिखा दिया। तो ऐसा कुछ गड़बड़े हुई थी। हमने तब कहा कि नहीं, अब हमारे रजिस्ट्रेशन में जो बाजरा होगा उसको हम केवल भावांतर भरपाई देंगे, खरीदेंगे नहीं। और उससे किसान प्रसन्न हैं, पूरे यानी साउथ हरियाणा या जहां बाजरा होता है सब लोग खुश हैं। उसके बाद अगले साल अंतर थोड़ा ये भाव का कम था, तो इसलिए मैंने उसको 450 रुपये दिया, उससे प्रसन्न है। अब इस बार बाजरा अब आना शुरू हुआ है, तो
रेट डिफरेंस हम देखेंगे कितना उसमें होता है। तो जितना रेट डिफरेंस होगा उस हिसाब से या तो हम भावांतर भरपाई देंगे, या एक चर्चा और भी हमने सुनी है, कितना फाइनल है कि केंद्र सरकार शायद प्रोक्योरमेंट के लिए आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने अभी 2.5 लाख मीट्रिक टन के लिए एमएसपी में प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। अभी दी नहीं है, देने का विचार आया है। आगे बता दें, अभी मैसेज आया। चलिए, आपके बैठे बैठे ही मैसेज आ गया। तो 2.5 लाख तो उन्होंने प्रोक्योर किया है, और जो हमारी अपनी कंजम्पशन है इससे अलावा होगी क्या? इंक्लूडेड है। तो वैसे तो हम लगभग 2-2.5 लाख अपनी कंजम्पशन के लिए पहले भी खरीदते हैं, लेकिन उसमें हम हैफेड के द्वारा खरीदते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको हम देते हैं भावांतर भरपाई में। इस बार चूंकि उन्होंने अनुमति दे दी है, इसलिए इसको पूरे रोड पर इतना तो हम खरीद सकते हैं, और बाकी सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाना? साइबर क्राइम का जो मामला है हरियाणा में काफी बड़ा, खासकर आपका जो बीच है करनाल, वहाँ पर भी बढ़ रहा है साइबर क्राइम, खाना वाना बना है, केस हो जा रहा है। लेकिन जो पैसे अगर जो साइबर क्राइम के थ्रू दुबई चले जा रहे हैं या विदेशों में चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में चले जा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो पाई। तो इसके लिए उसको और ज्यादा आपको मजबूत करें, क्या करने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड? देखिए, साइबर के जितने भी लाभ हमको हो रहे हैं वो आपको देखा है, टेक्नोलॉजी के कारण से दुनिया साइबर के जगत में आगे बढ़ रही है। लेकिन साइबर जितना उपयोगी है उतना लूपहोल निकालने वालों ने इसमें क्राइम करना भी शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश में 2 ऐसे केंद्र बन गए थे जहां ये साइबर क्राइम की कड़ियां जुड़ रही थी। एक था जामताड़ा और एक था पुन्हाना। अब पुन्हाना ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्कुल अनपढ़ टाइप लोग हैं, 10वीं 12वीं पास भी जाकर के, और साइबर कुछ न कुछ गड़बड़े करने का अभ्यास उनका बन गया था। एक सिस्टम, एक बहुत गिरोह टाइप और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से वो करते थे। हमारी पुलिस ने एक दिन पूरी प्लान बना करके, मुझे उसकी प्लान की जानकारी पहले होम डिपार्टमेंट ने दे दी थी, 5000 लोगों ने एक साथ 14 गांव में छापे मार करके और वहां लोगों के घरों में उन लोगों को पकड़ा। वहां जो जितने ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर हैं, सिम्स हैं, मोबाइल्स हैं, और सैकड़ों लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। कुछ लोग भागे हुए हैं, और अब एक उस केंद्र को हमने तो तहस नहस किया है। मुझे नहीं लगता कि पुराना में दोबारा से ये पनप पाएगा। क्यों होम सेक्रेटरी साहब, पुराना में तो पनप देंगे इसका। मेरा आखिरी सवाल है, करनाल नहीं, करनाल की बात की, एक मिनट करनाल की बात की गई है, तो मुझे करनाल के विषय में अभी ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई वो बहुत बड़ा, हाँ इक्का दुक्का तो सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत बड़ा केंद्र करनाल बना है ऐसी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो कई जगह पर होता है, कहाँ बैठे बैठे कौन करता है। लेकिन एक होता है जैसे मैंने कहा, घर में जो इंडस्ट्री चल पड़ी थी वो ऐसा स्थान है, लेकिन ये दोष जो है पनप रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हर एक जिला केंद्र पर एक साइबर डेस्क बनाया है, एक थाने में एक साइबर डेस्क हर जिले में बने, लेकिन साइबर थाना नहीं बना है करनाल में कोई भी। हाँ, आगे चल करके हो सकता है, जैसे हमने महिला थाने बनाए हैं। कोई भी अपराध जब बढ़ता है तो उसके ऊपर विशेष फोकस देने के लिए ऐसा कुछ करना भी पड़ता है, तो साइबर थाने बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वी आर अलर्ट ऑन दिस। हाँ, पीछे आप भारतवासी हैं कि इंडियावासी हैं? आप दोनों हैं, तो जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक दोनों चलेंगे। सीटी का मामला हो गया, सीटी में अपने जब कोई ना कोई लड़का खड़ा हो गया, उन्होंने बताया बहुत अच्छी डिग्री भर्ती हो रही, लेकिन सीटी का जो सबसे लास्ट केस बना है, सीटी हो गया, ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, पेपर शुरू हो गई, लेकिन जो सोशल ग्रुप के जो नंबर थे वो सिर्फ 1-1.5 लाख लोगों के लिए चेक करनी है। जैसे सिंगल बेंच ने कहा गया एमपी में चली गई, तो क्या हम फिजिकली वेरीफाई लिखा गया फिजिकली पॉसिबल चेक नहीं कर सकते? क्या ये चेक करके देखिए, नहीं देखिए, इसका एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो बन जाना चाहिए था, शायद उसमें कोई कमी रही होगी। अभी तो जो अपने आप डिक्लेयर करता उसी को मान लेते हैं, और मानने के बाद फिर जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो तब उससे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेते हैं। अगर उस समय डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने में सक्षम हो गया तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती है, और जो उस प्रूफ को नहीं दे पाता तो वो अपने आप बाहर हो जाता है। तो ये रिस्क लेकर के ही कोई अपनी नौकरी अपनी आके एग्जाम देता है कि मैं गलत डिक्लेरेशन कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जितने लोगों ने भरा था, फिर उन्होंने एक मौका दिया आयोग ने कि भी जो इसको विड्रा करना चाहता है विड्रा कर ले। बहुत लोगों ने इसे विड्रा भी किया कि नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी, क्योंकि नए नए सिस्टम है, उसमें से बहुत बच्चे जो है इसको लाभ लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो उन्होंने विड्रा कर लिया। फिर भी प्रोसेस यही है
कि अगर कोई गलत जानकारी दे करके सिलेक्ट होता है तो सिलेक्शन के बाद उसको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा और अगले कुछ साल तक वो अपडेट हो जाए तो सारी मैंने बताया ना, आगे तुम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय इतने बड़े संख्या में सबको दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन करना शायद पता नहीं आयोग देख सकता है, आयोग कर सकता है, तो आयोग कर सकता है, आयोग की कितनी ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा